कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। राजेंद्र पाल गौतम साहब, इसमें भी विश्व के अंदर इसकी चर्चा हुई है और आज वो इस हमारी महापंचायत में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें संबोधित करें। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको जय भीम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ। और जो 2 अप्रैल को हमारे युवाओं ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए कुर्बानी दी, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आप लोग को ये समझना पड़ेगा, हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है। हम उन्हीं के वंशज हैं जिन 500 महारों ने अब से 200 साल पहले पेशवाओं की 28,000 की सेना को केवल 500 नौजवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। अपने खून को पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जो डिसिप्लिन्ड नहीं होती वो कभी जंग जीत नहीं सकती। जो अनुशासित होते हैं केवल वही जंग जीतते हैं। आपको अनुशासित होना है, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर आना है, ऐसे नेताओं को पहचानना है जिनकी आंखों के सामने, जिनके रहते हुए देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को पहचानना होगा। किस लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था? जरा याद करके देखिए, पहले वोट का अधिकार नहीं था। जब संविधान सभा के सामने इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब हम अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको देना चाहते थे, जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे, जो बड़े पूंजीपति हैं उनको देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि हजारों साल तक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनी, ऐसे धर्मशास्त्र लिखे गए जिससे हजारों साल तक हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए। तो इसका मतलब हमारे लोगों को ये लोग वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी बुद्धि और विवेक से और काबिलियत से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने उस वोट की कीमत को पहचाना नहीं। हम शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो लोग जिसके पैसे से हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं नेताओं के हाथों वो पूरे देश को बेच देते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। हमारे इन्हीं सारे सांसदों के और विधायकों के होते हुए आपको देखना होगा, इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि यार हायर एजुकेशन हमारे लोग ले नहीं सकते। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा देख लो, मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा देख लो, IIM का खर्चा देख लो, कई लाख, 10-10, 12-12 लाख रुपए आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, IIM कराने के लिए तो खैर 40 लाख से भी ज्यादा चाहिए।
तो सरकारों ने ये जो सरकारी संस्थान बनाए हैं, सरकारी पैसे से बनाए हैं, तो क्या केवल पूंजीपतियों के बच्चों के लिए बनाए हैं? केवल SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, जनरल कैटेगरी के भी क्या 90% लोग 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? सरकारें जानबूझकर पढ़ाई को महंगा कर रही हैं, क्योंकि हजारों साल तक तो वैसे नहीं पढ़ने दिया, और जैसे ही पढ़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब ने खोला, हमारे लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगे। उनके पेट में दर्द हो गया, उनके पेट में दर्द हो गया। एक तरफ उन्होंने सरकारी सारे संस्थान बेच दिए, और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया, यानी हमारी नौकरी के रास्ते ये बंद कर चुके हैं। 4th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। ठेकेदार हमारे आदमी का शोषण करता है, उसको पूरे पैसे नहीं देता, और जो भी पूरे पैसे मांगता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सांसद और विधायक क्या गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे? किस लिए आप लोग संसद में आए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संसद विधानसभाओं में इसलिए नहीं भेजा, आप जाके गूंगे भरे बन के बैठ जाओ, आपके समाज का अधिकार लुटता रहे और आप वहां चुप बैठे रहो। सबको डर लगा रहता है हमारा टिकट कट जाएगा। अगर सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे और संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर समाज के मुद्दों को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, किस किस का टिकट काटेंगे भाई? जो भी जीत के जाए वही बोले, वही लड़े, वही अपने रिजर्वेशन की लड़ाई हो, चाहे हमारे बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई हो, चाहे हमारे युवाओं की लड़ाई हो। हम लोग जब सारे मिलके बोलेंगे तो किसी का टिकट कटने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये कब तक चलेगा भाई? तो आप मानवर कांसीराम साहब कह के गए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या हमारी भारी, 12% लोग पूरे देश पे राज कर रहे हैं, पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास है क्या? भारत के मूल निवासी होने के बावजूद भारत के संसाधनों में हमारा हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो जल जंगल जमीन है, कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ था क्या? क्योंकि कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमारे अपने युवाओं की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग स्वाभिमान के से जी नहीं सकते, वो तो वैसे भी मरे के समान है। किस बात के सांसद, किस बात के विधायक, किस बात के मंत्री? अरे मैंने मंत्री की कुर्सी त्यागी, लोगों ने कहा क्यों त्यागी? मैं कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास अगर 2 विकल्प थे, एक मंत्री बने रहो और दूसरा अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चल के आगे बढ़ूंगा, मुझे मंत्री कुर्सी नहीं चाहिए। मैंने कुर्सी त्याग दी, और मुझे सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब से कुर्सी त्यागी है तब से और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करता हूं। अब लगता है मेरा जीवन केवल मेरे समाज के लिए है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। और एक और बात, जो सच्चा अम्बेडकरवादी है उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई डरा भी नहीं सकता, और वो मरने से नहीं डरता, उसको समाज की लड़ाई को लड़ना है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग किसी का विरोध मत कीजिए। जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, उनको शुक्रिया कीजिए, बधाई दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। जो आपके सांसद, विधायक संसद और विधानसभा के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ते बोलते हैं, उनका हौसला बढ़ाइए। और जो गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, उनको हराने का भी संकल्प कर लीजिए। ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है, ऐसे सांसदों की जरूरत नहीं है, ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उनके मुद्दों पर बात ना कर सके। मुझे लगता है मेरा समय कम था, इसलिए मैं अपनी बात को यही रोकता हूं, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं एक बात उन लोग के लिए कहना चाहता हूं जिनके साथ हमारे लोगों ने हमेशा वफा की है। उन लोगों ने क्या किया कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। अगर इस समाज के लिए, इस अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए, चूंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, दोबारा से गुलामी वापस लौट रही है, शिक्षा छीन चुकी है, नौकरी जा चुकी है, अगर अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए अपनी जान गंवानी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मरेंगे हंसते हुए, लड़ते रहे अपने समाज के लिए। अगर लड़ते हुए मर भी जाए, इससे ज्यादा गौरव का जीवन कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। साहिब